गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः आपके सामने हूँ अपने दूसरे वीडियो के साथ। कल यानी वीडियो नंबर 1 में क्लास में 1 में मैंने चर्चा की थी लेटर्स के बारे में, वर्ड्स और सेंटेंस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। आज आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने थोड़ी सेंटेंस की चर्चा की थी, तो सेंटेंस की चर्चा मैं थोड़ा फिर कर देना चाहता हूँ कि सेंटेंस एक्चुअली क्या है। तो सेंटेंस की पूरी चर्चा मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस जब पढ़ाने लाऊंगा तो वहाँ भरपूर चर्चा मैं करूँगा और इसकी कई बातों को मैं वहाँ उठा के लाऊंगा, लेकिन थोड़ी चर्चा मैं यहाँ कर देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप संतुष्ट न हुए हों सेंटेंस की परिभाषा से या फिर सेंटेंस की बात से। तो आप जाने कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए, किसी सेंटेंस एक वो लाइन है, एक वो पंक्ति है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। यानी हम कुछ आपको कहते हैं तो सेंटेंस में कहते हैं, आप मुझे कुछ कहते हैं तो आप सेंटेंस में कहते हैं, बस यही बात होती है। तो सेंटेंस एक लाइन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। हम कह सकते हैं कि सेंटेंस इज द लाइन थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट बिफोर समबडी। किसी के सामने हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं, हम जिस लाइन के माध्यम से उसी लाइन को हम सेंटेंस कहते हैं। फिर इसकी और भी परिभाषा हो सकती है कि सेंटेंस शब्दों का एक वह संगम है जो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है और जिसके माध्यम से हम विचार व्यक्त करते हैं, वही सेंटेंस होता है। तो मैं एक लाइन में यहाँ लिखता हूँ कि सेंटेंस के बारे में कि द लाइन थ्रू विच जिसके माध्यम से, थ्रू विच का मतलब हुआ जिसके द्वारा, थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर थॉट बिफोर somebody else की is called a sentence। मतलब ये हुआ कि वह पंक्ति, द लाइन थ्रू विच जिसके माध्यम से वी एक्सप्रेस आवर थॉट, हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं बिफोर समबडी एल्स, किसी अन्य के सामने, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। एक सेंटेंस कहलाता है, एक वाक्य कहलाता है। चूँकि मैं भी बोल रहा हूँ आपको, सेंटेंस में बोल रहा हूँ आपको, यही कई सेंटेंस फिर मैं बोलते चला जाता हूँ तो वही सेंटेंस प्लस सेंटेंस मिल करके एक स्पीच हो जाता है, एक थॉट हो जाता है, आपका एक क्या पैराग्राफ हो जाता है, ऐसे हो जाता है, स्टेटमेंट हो जाता है। तो स्टेटमेंट, ऐसे या फिर पैराग्राफ या फिर स्पीच के लिए हमें अनेकों सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है और हम अपने विचार को लेकिन व्यक्त करेंगे सेंटेंस के माध्यम से ही। जैसे कि एग्जांपल मैं पेश यहाँ करना चाहता हूँ कि अगर मैं कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक बात हमको कहनी है आपके सामने, तो आप लिखेंगे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। मैं अपने मन की बात आपके सामने रखा और ये इस सेंटेंस के माध्यम से रखा। तीन सेंटेंस एक वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी बात को, अपने विचार को, अपनी आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से हम लोग बात करते हैं, एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो यही चीज़ होता है सेंटेंस। अब हम सेंटेंस की बात ज़्यादा यहाँ नहीं करेंगे, हम सेंटेंस की बात वहाँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस में करेंगे। वहाँ जब हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ इसकी बृहद चर्चा मैं करूँगा, किसी भी ढंग की कोई कोर कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए अब हम सेंटेंस की बात को मैं यहीं रोकता हूँ, सेंटेंस के आगे चलता हूँ मैं। अब सेंटेंस के बाद मैं बात लाना चाहता हूँ आपके सामने अब लेटर की मदद से हम वर्ड्स का निर्माण करते हैं, वर्ड्स की मदद से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं और सेंटेंस की मदद से हम स्पीच का निर्माण करते हैं। तो वही मैं कल लिख दिया था, वीडियो नंबर 1 में मैंने दिया था लेटर प्लस
लेटर्स इज इक्वल टू वर्ड्स, वर्ड्स प्लस वर्ड्स प्लस वर्ड्स इज इक्वल टू सेंटेंस। अब मैं कहने जा रहा हूँ सेंटेंस के माध्यम से, फिर सेंटेंस के माध्यम से क्या बनेगा, तो वो बन जाता है स्पीच। जैसे सेंटेंस प्लस सेंटेंस ढेर सारे इक्वल टू स्टेटमेंट, ये मेरा स्टेटमेंट। इसी को आप कह सकते हैं स्पीच। स्पीच का मतलब मेरा है हम लोगों की भाषा। स्पीच का अर्थ तो होता है भाषण। तो भाषण का मतलब सिर्फ मंच पे खड़े होकर हम भाषण जो देते हैं सब उसी को ही नहीं कहेंगे। हमारी व्यवहारिक भाषा में जो व्यवहारिक तौर पे जो हम लोग दूसरे के साथ लंबी वार्ता कर लेते हैं या कुछ ज़्यादा बोलते, तो वो भी एक स्पीच का ही काइंड है। और वही उसी को हम दूसरे सामने स्टेटमेंट कर सकते हैं, उसी को हम कर सकते हैं, अपना थॉट कर सकते हैं, अपने आइडिया कर सकते हैं, ये सब चीज़ होती है। तो सेंटेंस प्लस सेंटेंस कही, तो स्टेटमेंट और स्पीच को बनाने के लिए भाई वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, सेवरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, सेवरल सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, अनेक सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, अनेक प्रकारों के सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो आगे हम बताएंगे आपको। तो सेंटेंस की बात मैं यहीं इसको रोकता हूँ। अब मैं आगे, और हम लोग एक्चुअली पहुँचना यहाँ तक, ये स्टेटमेंट स्पीच। इंग्लिश पढ़ने का मतलब होता है कि दिस इज़ द लास्ट एम्बिशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ जिस दिन आपको इंग्लिश लिखने के लिए धड़ल्ले आ जाए, इंग्लिश बोलने के लिए धड़ल्ले आ जाए, जिस दिन आप में इंग्लिश साहित्य प्रवेश कर जाए, जिसमें आपको आत्मविश्वास हो जाए, तो वो बस वही होता है एक्चुअली, वही लास्ट एम्बिशन है अपने लोगों का। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत छोटी छोटी बातों के से हमें गुजरना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी बातों को अपने आप आश्वाहित करना पड़ता है, अपने आप में समाने का काम करना पड़ता है। तो वो बस हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। और यही हम लोग का लक्ष्य है। मान लीजिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जा रहे हैं, पीओ दें, चाहे एसएससी दें, चाहे सीजीएल दें, चाहे एलडीसी दें, यूडीसी दें, चाहे किसी भी वेरियस यूपीएससी दें, एनडीए दें, सीडीए दें, किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में अगर आप अपीयर होने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, जो आपको पैसेज के रूप में रहता है, वहाँ कम्प्रीहेंशन के रूप में रहता है, एक क्लोज टेस्ट के रूप में भी रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों को थोड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ती है, कुछ संघर्ष से गुजरना पड़ता है। उसके दौरान आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ग्रामर से गुजरना पड़ेगा। यानी ग्रामर क्या है, स्टडी ऑफ वर्ड्स है, उससे गुजरना पड़ेगा, वोकैबुलरी से गुजरना पड़ेगा, फ्रेजेस से गुजरना पड़ेगा। चलिए हम लोग सबसे गुजरते हुए हम लोग यहाँ तक आएंगे, ये हम लोगों का लक्ष्य है। और यहाँ तक पहुँचने का भरपूर प्रयास करना, जस्ट वी हैव टू मेक आवर बेस्ट एफर्ट टू रीच हियर। यहाँ तक आने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। चलिए अब वर्ड, सेंटेंस और स्पीच की थोड़ी बात मैंने कर ली। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश चल रहा है, मैं एक्चुअली कोई लेसन नहीं दे रहा हूँ आपको, बस हम आपको परिचय करवा रहे हैं इंग्लिश के कुछ छोटी छोटी बातों से। तब हम लोग इसी छोटी छोटी बातों के नींव पर ही बड़ी बड़ी बातें खड़ी होती है। तो पहले छोटी छोटी बातों की जानकारी अगर हमको नहीं है, तो कहीं न कहीं बड़ी बड़ी बातों को जानने में थोड़ी हमारी कठिनाई बढ़ सकती है। तो उन कठिनाइयों को हम पहले ही दूर कर लें। तो चलिए हम फिर वापस चलते हैं वर्ड्स पे। चूँकि आप जान चुके हैं बच्चों कि लेटर्स प्लस लेटर्स प्लस लेटर्स प्लस लेटर्स, ऐसे ही कि मेल से वर्ड्स का निर्माण होता है। मीन्स कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मेड प्रॉपरली एंड मीनिंगफुल इज कॉल्ड वर्ड्स। कि वो जो एकदम सिस्टम से बनाया गया हो, शब्दों का एक अक्षरों का एक सुंदर ढंग से सजावट हो, और उससे जो निर्माण हो एक मीनिंगफुल हो, एक अर्थ देता हो, हम लोग उसी को वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, अगर बॉय है, ये 3 अक्षर है, 3 अक्षरों का एक संगम है, लेकिन इसका मीनिंग है, इसका यूज़ हम मानव जाति करते हैं, अपने समाज में करते हैं, इसलिए ये एक शब्द कहलाएगा। इसी को अगर वाय दे दें, वो भी दे दें, तो ये मीनिंगलेस है, चूँकि इसका यूज़ ही नहीं है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये वर्ड नहीं होगा। इसलिए आपको सिस्टमेटिकली, आपको प्रॉपरली, जस्ट यू हैव टू अरेंज द लेटर्स टू मेक अ वर्ड। एक शब्द को एक बनाने के लिए आपको व्यवस्थित ढंग से, सुंदर ढंग से आप अक्षरों को सजाना पड़ेगा, जो आपको एक मीनिंग देता हो। तो चलिए अब वर्ड्स की बात भी मैं आगे करता रहूँगा। बहुत अध्ययन करना आपको, बहुत मैं यहाँ बहुत बात नहीं करना चाहता हूँ, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ आपके साथ। आइए वर्ड्स की बात मैं करना चाहता हूँ।
मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ लिखना और है आपके लिए। देखिए सारी बातें हो रही है आप के सामने, मैं आ चुका हूँ, ढेर सारा मैसेज आज भी आया। मैं आप तमाम बच्चों को, तमाम छात्रों को अपने, और कुछ हमारे सहपाठी भी हमें कंग्रेचुलेसन भेजा है, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ अपने इस YouTube के माध्यम से, और अपने सारे स्टूडेंट्स को ही मैं बधाई देता हूँ। आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बड़ा प्यार भरा कमेंट आया है, और मैं चाहता हूँ कि ये प्यार, ये स्नेह हम दोनों के बीच ये बना रहे, और हम दोनों के बीच जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो है, ये हम लोगों का बना रहेगा। और आप थोड़ा कमेंट करते रहिए, थोड़ा शेयर करते रहिए, चूँकि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ेंगे, ये और तक कैसे पहुँचेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हमको थोड़ा भी अगर सम्मान करते हैं, आपके दिल में अगर मैं थोड़ी भी जगह आपने हमको दी है, तो थोड़ा शेयर कर दीजिए इसको, कमेंट थोड़ा करते रहिए, है ना। आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वही मेरे लिए एक प्रोत्साहन होगा और मैं अपने आप को इंक्रीज़ कर पाऊँ। ये वो उसके लिए एक आपका एक मूल मंत्र है मेरे लिए। तो चलिए धन्यवाद, फिर हम आगे निकल रहे हैं आपको। आइए, मैंने बोला कि मैं वर्ड की थोड़ी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। देखिए वर्ड का अध्ययन करना है हमें, वर्ड तो पूरा ग्रामर है। एक्चुअली वर्ड की परिभाषा क्या होती, क्या है वर्ड, वो तो मैं बोल चुका हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा वर्ड पर जाना चाहता हूँ और वर्ड पर एक विशेष चर्चा करना चाहता हूँ कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स दे रहा हूँ। एक्चुअली ये बात है इसके पीछे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ड्स, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का से आपको इंट्रोड्यूस करना, से परिचय करवाना। तो आइए, मैं बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूँ और आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, हमें आप ज़रूर जवाब दीजिए। एक वर्ड में लिख रहा हूँ, यहाँ देखिए, बॉय, BOY। मैं पूछूँ भाई ये क्या है आपका, ना आप बोलेंगे भाई वर्ड है। मैं पूछूँ वर्ड की वजह से 3 अक्षरों के मेल से बिना उसे इसका अर्थ है। बहुत अच्छा भाई। दूसरा मैं पूछ रहा हूँ आपको, भाई बताइए ये क्या है, तो आप तुरंत फिर वही बात दोहराएंगे। HE ही 2 अक्षरों के मेल से ये बना है और मीनिंग दे रहा है, ये भी एक वर्ड है। फिर मैं आपको कह दिया कि देखो भाई मैंने GOOD गुड लिखा है, ये क्या भी, आप वही सेम बात बोलेंगे भाई ये वर्ड्स है, चूँकि इसका मीनिंग है। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि स्लोली, SLOWL, स्लोली, भाई क्या है ये, तो भाई वर्ड्स है, चूँकि इसका मीनिंग है और ये अक्षरों से बना हुआ है। फिर मैं लिखता हूँ WRIT, राइट। फिर मैं पूछूँ ये क्या भाई, आप भी बोलेंगे वर्ड है, चूँकि इसका एक मीनिंग है, राइट में लिखना। फिर मैं आपको बोलता हूँ, देखिए भाई AND, एंड क्या भाई, तो आप कहेंगे कि भाई ये वर्ड है और इसका मीनिंग हम यूज़ करते हैं इसको। फिर मैं बोलता हूँ ON, ऑन क्या भाई, आप वर्ड है, क्योंकि ऑन मैंने पर, के ऊपर। फिर मैं अगर बोलूँ AHR, ये क्या भाई, आप बोलेंगे कि ये भी सर शब्द है, चूँकि ये भी हमारी भावना को व्यक्त करने के लिए ये शब्द काम कर रहा है ना। तो इसीलिए अब देखिए ये सब आपने कहा कि ये सब वर्ड्स है। तो मैं पूछा, अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप बच्चों के सामने एक मेरा ये प्रश्न है कि अगर मैं पूछूं कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, क्या इस वर्ड्स का कोई नाम आप दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से निगेटिव में कोई भी आदमी नहीं जाएंगे, सभी बोलेंगे हाँ इस सब का नाम हम दे सकते हैं। देखिए जैसे क्लास में हम सब बैठे हुए हैं, अगर मैं पूछूँ भाई आप सारे कौन हैं, तो आप बोलेंगे भाई हम सब सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर हम भी 10 शिक्षक बैठे हुए हैं तो आओगे भाई, आप लोग पूछेंगे मुझे भाई आप लोग कौन हैं, किस नाम से, मैं भाई शिक्षक। तो ठीक है, सामूहिक रूप से कोई एक नाम होता है, इसलिए सामूहिक रूप से इन सब को आप वर्ड्स कहेंगे। फिर मैं पूछूं भाई आप सारे स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन क्या मैं अलग अलग नाम जान सकता हूं, क्या अलग अलग नाम होता है कि नहीं, तो हाँ सर होता है, सही बात है। अनगिनत लोग इस दुनिया में हैं, सबका अलग अलग नाम है। सामूहिक रूप से सबको हम एक आदमी, व्यक्ति, पर्सन कहेंगे, लेकिन सबका पर्सनल नाम होता है। उसी ढंग से इस शब्दों का तो एक सामूहिक नाम आप देते हैं वर्ड्स, लेकिन मैं पूछूं क्या इसका अलग अलग नाम आप दे सकते हैं, तो आपके यहाँ सारे शब्दों का अलग अलग नाम होता है। सब कितनों भी क्यों ना, असंख्य वर्ड क्यों ना हो, लेकिन सबके नाम है, मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अगर मैं पूछूं भाई बॉय को आप किस नाम से पुकारेंगे, कौन सा नाम देंगे, तो
आप कहेंगे कि ये नाउन है, इसको नाउन कहिए सर। मैं पूछूं ही को, तो आप कहेंगे नहीं सर इसको प्रोनाउन कहिए। चलिए मैं आपकी बात को मानता हूं भाई। तो मैं पूछूं गुड क्या, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव है ये। एडजेक्टिव माने विशेषण, नाउन माने संज्ञा, और ये होगा सर्वनाम। मेरे ख्याल से हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं पड़नी, चलिए फिर भी लिख देता हूँ। एडजेक्टिव ने विशेषण, और मैं पूछूं भाई देखिए स्लोली है, तो स्लोली को क्या लिखेंगे आप बोलेंगे कि एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और फिर राइट को क्या बोलेंगे आप भाई, आप बोलेंगे वर्ब, वर्ब माने क्रिया। और एंड को क्या बोलेंगे अब कंजक्शन। कंजक्शन इसी को बोला जाता है समुच्चयवाचक, ऐसे करके बोला जाता है। संयोजक भी बोलते हैं इसको, जोड़ने वाला। और ऑन क्या भाई, तो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व पद। और इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन, INTER। विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, सब की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। चलिए अब देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, माने देयर आर 8 वर्ड्स जस्ट एट द बोर्ड हेयर यू सी। इस बोर्ड पर 8 शब्दों को मैंने लाया है, आप थोड़ी नज़र डालें। और सबका नाम लिखा गया, सबका नाम मैंने आपसे पूछ के लिखा भाई, और आपने लिखाया है हमको, बड़ी अच्छी बात है। इस सब का नाम देखिए है, लिख दिया गया है। तो अब आप ये कहेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि ये वर्ड्स है, ये है क्या, वर्ड्स है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये है। देखिए ये सारे वर्ड्स, और वर्ड्स 8 वर्ड सामने और 8 के नाम। इससे क्या स्पष्ट होता है ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। इससे ये स्पष्ट होता है कि शब्द जो भी हों, कितनों भी अनगिनत शब्द, अभी इंग्लिश लिटरेचर में इतने शब्द हैं कि हम लोग उसको गिन नहीं सकते, जस्ट इम्पॉसिबल टू काउंट दोस। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी काउंटलेस वर्ड्स हैं, लेकिन इन सारे वर्ड्स को हम सिर्फ और सिर्फ 8 भागों में ही डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स ऑल द टाइप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड ओनली इन 8 पार्ट्स। सभी शब्दों को हम सिर्फ और सिर्फ 8 भागों में ही बांट सकते हैं, और प्रत्येक पार्ट का नाम है। और सभी शब्द, हर एक पार्ट अपने अपने नामों से जाने जाते हैं, सभी अलग अलग अपने अपने नामों से। किसी एक शब्द दूसरे नाम से नहीं जाना जाता है। तो एक का नाम है नाउन, एक का है प्रोनाउन, एक का है एडजेक्टिव, एक का है एडवर्ब, एक का है वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। हम लोग इस सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं। ये सब लंबा लंबा लेसन है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सुने होंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, और बृहत रूप पढ़ेंगे। इससे काफ़ी कम एनर्जी आता है, हम लोग उसको जानकारी लेंगे। लेकिन थोड़ी चर्चा यहाँ मैं करना चाहता हूँ, चूँकि मैं इंट्रोडक्शन ये पढ़ा रहा हूँ आपको। तो चलिए, आप सारे बच्चे भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। अब भिन्न भिन्न नामों के बच्चे आकर इस क्लासरूम में जमा हैं, और आप सब पढ़ रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबको सम्मिलित रूप से मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कहला सकते थे, स्टूडेंट्स कह लेंगे आप सब।
उसी ढंग से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपको कि सारे वर्ड्स के डिफरेंट नाम हैं, सभी अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी वर्ड्स को सम्मिलित रूप से आप क्या कहेंगे? ये मेरा प्रश्न है आप बच्चों से। ठीक है, नाम तो है भाई, आप वर्ड्स का नाम लो भाई, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब कह देंगे भाई। आप एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, एडवर्ब पढ़ रहे हैं भाई, क्या है ये सब? तो एडजेक्टिव एडवर्ब भाई, नहीं कुछ और भी है क्या? कोई और भी नाम हो सकता है क्या? क्या कंबाइंड नेम क्या हो सकता है इस सब का? क्या मतलब कहने वाले ये सब सारे जो 8 वर्ड्स हैं, क्या इसका कंबाइंड नेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सम्मिलित नाम हो सकता है कि नहीं? एकीकृत नाम हो सकता है कि नहीं? ऐसा कोई वर्ड है जिसको कह करके हम इन सब को सिर्फ एक नाम से पुकार लेते हैं, एक नाम से कह लेते हैं? क्या ऐसा है? तो आइए मैं थोड़ी चर्चा, मैं हिंदी थोड़ा मिटा रहा हूँ इसको और मैं चर्चा थोड़ा करना चाहता हूँ इसको। आइए जानते हैं हम इसको। देखिए शब्द कितनों, शब्द टोटल शब्द 8 है यहाँ, और शब्दों को हम सिर्फ 8 भागों में ही बांट सकते हैं, यानी 8 नामों से ही जान सकते हैं, सिर्फ 8। 9th नेम आज तक किसी वर्ड का नहीं हुआ है हमारे अंग्रेजी में। तो अब मैं कहा इसको सम्मिलित रूप से अब क्या कह के बोलेंगे? तो चलिए, इसी को कहा जाता है सम्मिलित नाम, कंबाइंड नेम कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही है सम्मिलित नाम। आपको डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हैं, अलग अलग सब नाम हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबको सम्मिलित रूप से एक सम्मिलित नाम से हम क्या पुकारें इनको? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। जरूर नाम सुने होंगे आप, इंग्लिश की दुनिया में कदम अगर आप रखे हैं तो इस शब्द से आप परिचित होंगे। हाँ, इसका डेफिनेशन भले ना आता हो, इसको आप भली बात बहुत अच्छे ढंग से ना समझता हूँ, अलग चीज़ होती है, लेकिन आप इन नाम से वाकिफ़ हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब चलिए भाई, अब मेरा अगला प्रश्न आप बच्चों के लिए है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हमको चाहिए आपसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। तो देखिए, एक्चुअली मैं बोला हूँ कि कोई भी डेफिनेशन जो होता है एक थॉट है, किसी सच्चाई को देखिए, उस सच्चाई को एहसास कीजिए और उस एहसास के धरातल पर खड़े होकर के आप अपनी परिभाषा बनाइए। किताबी परिभाषा हो सकता है कि उतना क्लियर ना हो, मैंने देखा है, मैं तो ज़िंदगी गुजर गई परिभाषा पढ़ते पढ़ते। 1857 में जो वो परिभाषा आई थी, वो परिभाषा आज 1957 से गुजरते हुए आज 2057 ही प्रवेश कर जाएगी कुछ वर्षों के बाद, और आज भी वही वो परिभाषा चेंज नहीं हुई है। ऐसे लोग ढोते चले जा रहे हैं, वर्षों सदियों पहले जो था, सदियों बाद भी आज उसी परिभाषा को लोग लेके चल रहे हैं। लेकिन हम ये जिस युग में जीते भाई, ये परिवर्तनशील युग, ये सब परिवर्तन कीजिए। और वैसे अलग बात है कि हम लोग किसी चीज़ को समझें और उन पुरानी घिसी पिटी बातों से थोड़ा हटकर नई बात को जोड़ें, थोड़ा आधुनिकता से उसको जोड़ें। तो इसीलिए मैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं कई डेफिनेशन दे सकता हूँ आपको। नाउन है तो मैं कई डेफिनेशन दे दूंगा, प्रोनाउन मैं किसी पर कई डेफिनेशन दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा थॉट है और ये अकाट्य है। ये नहीं कि आप काट देंगे। मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, और इस मंच पर मैं जो भी डेफिनेशन दूंगा मैं खुले तौर पे मैं बोलता हूँ कि आप अगर इसको चैलेंज कीजिए। अगर मेरा डेफिनेशन, मेरा एक्सप्रेशन अगर गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, हम स्वीकार करेंगे और हम भी सीख लेंगे इस बात को, हम भी, हमारे जीवन में एक नई चीज़ आ जाएगी। तो आइए, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो ये द कंबाइंड नेम, हम कह सकते हैं द कंबाइंड नेम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंबाइंड नेम्स, या सो अगर सिंगुलर बोलेंगे तो कंबाइंड नेम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी सभी प्रकारों के शब्दों के सम्मिलित नाम को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहली डेफिनेशन मेरी ये है कि सभी, अब इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ, उसको सुने, आप इसको लिख भी सकते हैं, आप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ द कंबाइंड, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ,
डेफिनेशन इसका, द कंबाइंड COMBIND, द कंबाइंड नेम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स is called parts of speech. Parts of speech. ये मैंने लिख दिया। द कंबाइंड माना सम्मिलित, याद रखिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कंबाइंड, द कंबाइंड नेम माना सम्मिलित नाम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड, सभी प्रकारों के शब्दों, सभी प्रकारों के शब्दों के सम्मिलित नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इज कॉल्ड कहलाते हैं, कहे जाते हैं, कहा जाता है, ये सब होता है। चर्चा हम करेंगे पैसिव वर्ब है। यहाँ मैं एक एक बिंदु पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ये डेफिनेशन की हिंदी आप खुद करेंगे, खुद सिखाने जा रहे हैं हम। इसकी बात मैं अभी नहीं करूँगा, आप बस जहाँ मैं उसकी एक सीमित बात मैं करके आगे निकलना चाहता हूँ, क्योंकि आगे तो ढेर सारे महासागर पड़ा हुआ आपके लिए। तो इसलिए द कंबाइंड नेम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी प्रकारों के सम्मिलित नाम को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक परिभाषा, और भी परिभाषा से मैं दे सकता हूं। चलिए मैं और बात करता हूं भाई। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की और भी परिभाषा आप कर सकते हैं। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ये हो गया, कंबाइंड नेम हो गया। हम इसको और भी परिभाषा से परिभाषित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड्स। ऑल काइंड्स कितने वर्ड्स भाई? 8 प्रकार के शब्द होते हैं कि देयर आर। आपको क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, मतलब शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, कि शब्दों के 8 प्रकार होते हैं। फिर सुन लीजिए, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के 8 प्रकार होते हैं। ये तो हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ऑल काइंड में सभी प्रकार कितने? 8 प्रकार में। ऑल काइंड का मतलब सिर्फ 8। स्टडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड्स है ना, द स्टडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सभी प्रकारों के शब्दों का अध्ययन ही तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। सभी प्रकारों के शब्दों का अध्ययन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आप कह सकते हैं। द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ऑल काइंड्स ऑफ वर्ड्स है ना, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और भी डेफिनेशन में दे सकता हूँ, उसका कई डेफिनेशन में दे, 2-3, चूँकि जब मैं खुद समझता हूँ कि ये क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, तो वो मैं जो बोल रहा हूँ, भले ही आपकी किताब, आपके पास ग्रामर की किताब होगी, उसमें कुछ डेफिनेशन सब दिया हुआ होगा, उससे न मिलता जुलता हो तो आई एम सॉरी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है किताब से। चूँकि मैं खुद ही एक राइटर हूँ, मैंने कई किताबें, लगभग 14 किताबें लिखी मैंने, और मैं इसकी बात में करूँगा। अभी मैं कोई चर्चा भी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लेके चल रहा हूँ, इसकी बात तो मैं डट के करने जा रहा हूँ। बस अभी आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करते चलिए, कमेंट करते चलिए, शेयर करते चलिए, जो मेरे लिए एक इंकरेजमेंट की बात होगी, मेरे लिए एक प्रोत्साहन होगा, आपका एक संदेश है मेरे लिए। चलिए, तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच की थोड़ी चर्चा थी कि सारे जितने प्रकार के वर्ड्स होते हैं सब उसी से पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। एक डेफिनेशन में और दे सकता हूँ कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? ऑल द काइंड्स ऑफ वर्ड्स, all the kinds of words are called parts of speech combinedly। आप ये भी कह सकते हैं all kinds of words are called parts of speech combinedly, या आप ये कह सकते हैं शुरू में combine all types of words, all kinds of words are combinedly called,
आर कंबाइंडली कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। सभी प्रकारों के शब्दों को सम्मिलित रूप से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। भाई ढेर सारी परिभाषा बनेगी, ढेर सारी परिभाषा बनेगी। तो ये थी पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हमने कर दी। बस अब शुरुआत चुके हमको करनी है आपको अगले वीडियो में, चूँकि अब मैं इसको एंड करने जा रहा हूँ और अब यहाँ से मैं चर्चा करूँगा अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 2, तीसरा जो 3 जो होगा। अब उस ये नाउन, आप नाउन से इंट्रोड्यूस होइए, नाउन क्या चीज़ होती है, प्रोनाउन क्या, सारे जितने, अगर इसको ठीक से नहीं आप जानेंगे तो निस्संदेह भ्रम में रहेंगे आप। और नाउन को पढ़ने के बावजूद भी लोगों को नाउन का अगर पूछ दीजिए तो लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि किताब की परिभाषा क्या है मैं नहीं जानता, मेरी परिभाषा आप जानिए, मेरा कंसेप्ट लीजिए, चूँकि हर पर एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ही इसका आधार बनेगा इसको समझने के लिए। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर है, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा निस्संदेह आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। तो अगले वीडियो में अब आपको नाउन से परिचय कराऊंगा, प्रोनाउंस बारी बारी सबसे परिचित होइए। ये सब से, इन सारी चीज़ों से परिचित हो जाने के बाद, ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड से परिचित हो जाने के बाद, तब मेरा पहला लेसन स्टार्ट होगा, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आप वहाँ से पढ़िए, अंग्रेजी की दिशा वहाँ से तय होगी। ये सारे बैकग्राउंड है हमको पहला लेसन पढ़ने से पहले, क्योंकि इन बहुत सारी चीज़ें उठ के वहाँ जाएगी, आप वहाँ देखेंगे तो आपको वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आपको अगर इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपको वहाँ पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, एक आनंद फील होगा। देखिए अंग्रेजी कठिन भाषा नहीं, मैं चुनौती दे के बोलता हूँ आपको, चैलेंज मैं देता हूँ आपको। आप ढेर सारे लोग मन खिन रहता है, उदासीनता आप में भरी रहती है भाई, कि भाई इंग्लिश के चलते हम एसएससी कंप्लीट नहीं कर रहे, इंग्लिश के चलते यूडीसी कंप्लीट नहीं कर रहे, एलडीसी बैंक नहीं कंप्लीट कर रहे। भाई मैं चैलेंज देता हूँ आपको भाई साहब कि आप इंग्लिश पढ़ो, सिस्टमेटिकली पढ़ो। मेरा एक एक वीडियो को आप देखो, सीरियली देखिए, बीच में देखिएगा फिर हो सकता है कोई परेशानी बढ़ जाएगी। आप सीरियली मेरा वीडियो देखिए और आप पढ़ते जाइए। मैं भी इसके पहले मैं देखा ना स्पीच स्टेटमेंट बात आ रही थी, मैं वहाँ तक आपको पहुँचाऊँगा। और मैं न्यूज़पेपर का एक एक लाइन, न्यूज़पेपर एडिटोरियल में पढ़ा दूँगा। हिंदू न्यूज़पेपर आता है, उसका द हिंदू का एडिटोरियल में बता दूँगा। आप पढ़ो ना, क्या आप पीओ की तैयारी करते हो, चाहे सीरियल तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हो, किस चीज़ की तैयारी करते हो आप। मैं चैलेंज देता हूँ भाई, इंग्लिश अगर भुवन जी पढ़ावे और आपको अगर फिर भी सिर दर्द हो जाए ये भाषा, तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। मेरा चुनौती आप लिखिए हमको कि सर आपके द्वारा जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है समझ से बाहर है, परे है, मैं उसी दिन बंद कर दूंगा। आप छात्र हैं, मेरी पढ़ाई से ऊंचे हैं आप, आपका करियर हमारी पढ़ाई से ऊंचा है और आप हमसे ऊंचे हैं। मैं अकेला हूं, आप लाखों लाख हैं। तो लाखों लाख की बात जहां होती है वहां एक की बात नहीं होती है, और ना होनी चाहिए। इसलिए आप पढ़िए, धैर्य से पढ़िए। समय कितना लगेगा तो इसकी तो बहुत सीमा मैं नहीं बता सकता, लेकिन कम समय, बहुत समय नहीं लगने दूंगा मैं। थोड़े समय में चाहता हूं मैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और मैं आपको उस जगह पहुंचा दूं जहां आप में खिन्नता, उदासीनता, मायूसी ये ना रहे। आप में एक उत्साह हो, आप में एक उमंग हो अंग्रेजी के प्रति। और मैं ये जगह की छोड़ूंगा। आज तक ऐसा इतिहास नहीं रहा। मैं 30 साल जीवन में मैंने यात्रा की है अंग्रेजी की, और 30 साल के इतिहास में आज तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कहा कि सर आपकी इंग्लिश बड़ी भारी है और समझने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसी बात नहीं है। यही कारण है कि आज मैं ऑफलाइन क्लास छोड़ दिया, ऑनलाइन क्लास देने के लिए आप छात्रों ने, हजार छात्रों ने मजबूर किया है, क्योंकि आपके प्यार का भार मैं सहन नहीं कर पाया। अब मैं चाहता हूं भाई कि चलिए आपके सामने आ जाऊं। तो चलिए हम आपके सामने हैं और आप मेरे साथ हैं। आपका प्यार, स्नेह, निष्ठा, विश्वास मेरे साथ है और ये मिलता रहेगा, और मेरा तो मिलेगा ही आपको। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं और अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 3 मैं लेकर आऊँगा और मैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोनाउन यहाँ से मैं शुरू करूँगा। कल मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, अगले वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ नाउन को आप समझो, बढ़िया से जानो थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसकी बृहद पढ़ाई मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बुक में, ग्रामर में जाऊँगा तो मैं वहाँ बताऊँगा। तब तक के लिए आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सब्सक्राइब करने ना भूलेंगे, शेयर करने ना भूलेंगे, कॉमेंट करने ना भूलेंगे। चलिए बहुत बहुत फिर से आपको धन्यवाद।